मेरे आज हम डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 1 मैम आसमा शौकत का। उसमें जितने वाइवा क्वेश्चन ऐसे क्यों हैं और जो बेसिक कंसेप्ट बताए थे उनको समराइज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, न्यूप्लेजिया क्या होता है? न्यूप्लेजिया का मतलब होता है न्यू ग्रोथ। ठीक है, न्यू मतलब न्यू का मतलब क्या होता है? नई चीज़, और प्लेजिया मतलब ग्रोथ। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले उसमें से वाइवा क्वेश्चन है। ठीक है जी, और SCQ आता है, डेफिनेशन आती है अगर SCQ में, तो उसकी एक स्पेशलाइज्ड की होती है। हमने जब भी इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि मैस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल मैस ऑफ द सेल, क्योंकि हम पहले भी ग्रोथ पढ़ा है, ये भी ग्रोथ है, पहले भी ग्रोथ पढ़ी, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो अब वहाँ पे भी तो ग्रोथ हो रही थी, लेकिन यहाँ ग्रोथ है, अब हम पैथोलॉजी की तरफ आ गए। ये एबनॉर्मल ग्रोथ है नंबर 1, विच इज़ एक्सेसिव नंबर 1। नंबर 2, ये की में इसके नंबर होंगे, एक नंबर एक्सेसिव का रखा होगा, एक नंबर एबनॉर्मल। एक्सेसिव बताना है कि लेकिन नॉर्मल ग्रोथ होती है, जैसे लेट्स सपोज ज़ख्म लगते रहते हैं, ठीक है, ठीक हो जाती है, स्किन पे कट लगा, दोनों एंड मीट हो जाते हैं और उसके बाद प्रोलिफरेशन ख़त्म होती है। या प्रेगनेंसी में यूट्रस हाइपरट्रॉफी भी हो रही होती है, हाइपरप्लेजिया भी, ये भी वाइवा क्वेश्चन है। हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया दोनों हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद नॉर्मल साइज अचीव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली तो सेल ग्रो करते हैं, लेकिन अब होगा क्या कि यहाँ पे ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव के, एंड जुड़ भी गए स्किन की ग्रोथ फिर भी हुई जा रही है। और दूसरी बात क्या है कि जो काजिटिव फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर आते थे ना ग्रोथ करवाने के लिए, उनको ख़त्म भी कर देंगे फिर भी ग्रोथ हो ही जाएगी। ठीक है जी, अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ होती है। अच्छा, फैक्टर्स कौन कौन से जो ये चीज़ें काज करते हैं, ये भी वाइवा क्वेश्चन है। अब उनमें क्या क्या आपने बताना है, यूवी रेडिएशन से, वायरसेस हो सकते हैं, कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस, हार्मोन्स हो सकते हैं, केमिकल्स कौन से, एस्बेस्टोस वगैरह हो सकते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए जी, न्यूप्लेजिया हो गया। जब न्यूप्लेजिया होगा तो सेल के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्या हो सकती हैं? या तो उनकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी, 3 डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ये वाइवा क्वेश्चन है। तो अभी तक पहला वाइवा क्वेश्चन ये कि जो है डेफिनेशन में एबनॉर्मल और एक्सेसिव का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात एस्बेस्टोस, ये जो हमने एक्स्ट्रा बताई थी मैम, ये याद रखनी। तीसरी बात कि सेल के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्या क्या हो सकती हैं। हाँ, एक ये MCQ के यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी में हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी दोनों होते हैं। और चौथी बात ये है कि सेल के अंदर डिस्टर्बेंसेस 3 होती है, प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रही होती है, डिफरेंशिएशन पुअर होती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स स्टोमा के साथ कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। प्रोलिफरेशन कैसे ज़्यादा होती है, इसमें 2 चीज़ें याद रखनी। एक तो इमोर्टल होते हैं, नॉर्मली एपोटोसिस हो रही होती है। एपोटोसिस है, एपोप्टोसिस नहीं, पी साइलेंट है, क्योंकि हर 20 किलोमीटर के बाद प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है, लोग अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन बनाते हैं। एपोप्टोसिस कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन बेस्ट वे एपोटोसिस है। लेकिन यहाँ पे अब एपोटोसिस नहीं होगी तो सेल इमोर्टल होंगे, उनकी डेथ नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, सेल की ग्रोथ रेट बहुत तेज़ होता है, इतना तेज़ होता है कि इवन दूसरे सेल्स की न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई भी यही ले रहे होते हैं। तो पहली बात प्रोलिफरेशन में ये आ गई। दूसरी बात पुअर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो सेल ओवरऑल मैस बन रहा है, ये क्या लिवर के सेल है, बोन मैरो के, किसके हैं, कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। जितने ज़्यादा पुअर डिफरेंशिएशन होगी उतना ज़्यादा रोस्ट होता रहेगा बिहेवियर। अगर हमें ऐसा पता चल रहा है, लेट्स सपोज कोई कार्सिनोमा देख रहे थे प्रोस्टेट का, तो हमें थोड़ा पता चल रहा है कि लगता है ऐसे कि जो प्रोस्टेट के सेल हैं तो ये बिनाइन होगा और उसको सर्जरी से हम रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको नहीं रिमूव कर सकते, डिफ़िकल्ट हो जाएगा पुअर डिफरेंशिएशन में। और दूसरी बात, वो डिफरेंशिएशन के दूसरा पॉइंट अपने ये याद रखना है कि एक्टोपिक सिक्रीशंस भी हो सकती है। ठीक है जी, हाँ, प्रोलिफरेशन में 3 पॉइंट याद रखने थे। पहला पॉइंट क्या था कि इमोर्टल होते हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है, और तीसरा बात ये था कि एबनॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे हो सकते हैं कि बोन मैरो के साथ लिवर में ग्रो कर रहे हैं, लिवर के बोन मैरो में ग्रो कर रहे हैं, ये हो सकता है। ठीक हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद मैंने कहा था डिफरेंशिएशन, पुअर डिफरेंशिएशन, दूसरी डिस्टर्बेंस थी, रोस्ट होता रहेगा बिहेवियर, ये डिस्कस किया। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये कोई एक्टोपिक सिक्रीशन पैदा करने लगे। अब बेस्ट वाइवा क्वेश्चन है, ये पूछते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेवरेट एग्जांपल है मैम की, कि अगर कभी हो जाए लंग कार्सिनोमा तो वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ACTH, और ACTH प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा, कार्टिसोल बनेगा, कार्टिसोल ज़्यादा बनेगा तो कशिंग सिंड्रोम होगा। अब पर्सन को हम कशिंग सिंड्रोम को ट्रीट कर रहे होते हैं, ये भूल जाते हैं कि हो सकता है इसको लंग कार्सिनोमा हो, तो इसलिए सर्जन को, कोई भी फिजिशियन है जो उसको विजिलेंट होना पड़ता है इसके लिए। और तीसरी बात, इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है स्टोमा के साथ। चौथी बात, क्लासिफिकेशन SCQ आता है, एक नंबर की हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोजेनेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। हिस्टोजेनेसिस की बेस पे क्लासिफिकेशन ऐसे होती है कि कुछ ट्यूमर वो होते हैं जो एपिथेलियल सेल ड्राइव होते हैं, उनको एडिनोमा कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू ड्राइव होते हैं उनको कहते हैं सार्कोमा।
और जो हमारे पास स्किन से बनते हैं उनको पेपिलोमा कहते हैं। ये हिस्टोजेनेसिस की बेस पे क्लासिफिकेशन है। फिर बायोलॉजिकल बिहेवियर के बेस पे बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट एंड इंटरमीडिएट ट्यूमर हो सकते हैं। ये वाइवा क्वेश्चन था, ये ऐसी क्यों था। अब आ जाता है जी मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर में फ़र्क। अब बिनाइन ट्यूमर ये होता है कि इसके ऊपर होता है कैप्सूल, मैलिग्नेंट पे नहीं होता। जब नहीं होता तो इसका मतलब बिनाइन ट्यूमर फैलेगा नहीं। जब बिनाइन ट्यूमर फैलेगा नहीं तो इसमें जो सेल्स होते हैं ना ज़्यादातर वो होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड, यानी मतलब ये हमें पता चल रहा होता है कि मतलब अगर हम प्रोस्टेट में कार्सिनोमा बायोप्सी लेंगे तो हमें पता चल रहा होगा कि सेल जो है ना ये रिजेंबल कर रहे हैं, को लगता है ऐसे कोई प्रोस्टेट का सेल है, ठीक है। तो इसको रिमूव करना सर्जरी से आसान होता है ये। लेकिन मैलिग्नेंट्स होते हैं ना वो एक से दूसरी जगह पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, लंग्स में तो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। 3 बेसिक साइट बताई थी मैम ने जो कि लीथल है। इनमें अगर मैलिग्नेंसी हो गई है तो ये लाइलाज होती है। कौन कौन से? लिवर, लंग एंड बोन में, ठीक हो गया यहाँ पे। एक तो ये हो गया। दूसरा मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस फैलना। मेटास्टेसिस किस में होती है? मैलिग्नेंट में, बिनाइन में नहीं होती, ठीक है जी। डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो बिनाइन मैलिग्नेंट जो होता है वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, मैलिग्नेंट जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। रेट ऑफ ग्रोथ डेफिनेटली बिनाइन में कम, मैलिग्नेंट में ज़्यादा होता है। अब इसके बाद आते हैं टर्म डिस्प्लेजिया। डिस का मतलब होता है अबनॉर्मल, ठीक है जी। प्लेजिया ग्रोथ यानी अबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। मतलब अबनॉर्मल ग्रोथ क्या है? ये वाइवा क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं लिखा लेकिन ये याद रखनी 5 पॉइंट कि सेल का साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है, नंबर 1। दूसरी अबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है कि सेल का न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है। तीसरी बात न्यूक्लियोलस प्रोमिनेंट होता है। चौथी बात न्यूक्लियस सेल साइटोप्लाज्म रेशियो जो होती है वो बढ़ जाती है और सेल का सराउंडिंग के साथ रिलेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्लेजिया था, इन्वेजन नहीं होता, ठीक है जी। अब इन्वेजन क्या होता है? एक बात याद रखनी है कि सेल जब बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में चला जाए तो इसको कहते हैं इन्वेजन। लेकिन यहाँ पे ये जो हो रहा होता है डिस्प्लेजिया, इसमें होता है कार्सिनोमा इन सीटू। इसका मतलब क्या है कि मैलिग्नेंसी वाली सारी फीचर्स हैं, माइटोटिक जो फिगर बन चुके हैं सेल के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, सेल न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो चुका है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ चुकी है, लेकिन अभी इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, इसको कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। तो ये होता है डिस्प्लेजिया। अब डिस्प्लेजिया में एक होता है हिमाटोमा। हिमाटोमा मतलब ये होता है कि नॉर्मल सेल है, नॉर्मल अरेंजमेंट पैटर्न है, लेकिन अब नॉर्मल साइड पे आ गए हैं। जैसे लेट्स सपोज नॉर्मली बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियास ये सिक्रीट कर रहे होते हैं इंसुलिन। अब इस तरह के सेल्स कभी कभी जीआईटी में या स्टमक में पाए जाए तो वो इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में बार बार पेशेंट जा रहा होगा। तो अब हमें उसको इंसुलिन को देखने की बजाय, पैंक्रियास को देखने की बजाय ये भी देखना चाहिए कि कहीं और जगह पे एक्टोपिक सिक्रीशन तो नहीं हो रही इंसुलिन की। तो ये हिमाटोमा। फिर आ जाता है ये वाइवा क्वेश्चन है, कोरिस्टोमा। ये क्या होता है? कोरिस्टोमा ये होता है कि सेल्स जो होते हैं ना अब नॉर्मल अरेंजमेंट होती है लेकिन साइट नॉर्मल होती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ब्रोंकाई में होते हैं कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज सी शेप रिंग की फॉर्म में, और उसका एक डेफिनेट ल्यूमन होता है। कभी कभी क्या होता है कि अब पर्सन की डेथ हो गई है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, हमने देखी ट्रैकिया की बायोप्सी कराई, बायोप्सी में हमें वाइट कलर का मैच नज़र आया। फिजिशियन ने कहा कि ये लगता है कोई ट्यूमर है या कोई और चीज़ है। जब बायोप्सी की तो पता चलता है कि हाईलाइन काटलेज, उसका मतलब गुछ मुछ से पड़े उनकी सी शेप अरेंजमेंट की वजह। तो ये जो है इस अरेंजमेंट को, अब नॉर्मल अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर वही है, ठीक है, आर्किटेक्चर वही है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। दिस इज़ कॉल्ड कोरिस्टोमा। ये वाइवा क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछती है। इसके बाद अब फैलता कैसे है न्यूप्लेजिया? ट्यूमर फैलता कैसे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है टिश्यू के साथ, एक से दूसरी जगह पे चला गया। जैसे लेट्स सपोज बेजल कार्सिनोमा, ये होता है इंटरमीडिएट टाइप ऑफ द कार्सिनोमा। और होता कैसे कि स्किन में बना, स्किन से मैक्सिला में गया, मैक्सिलरी बोन से किस में गया? आई को रूट करता करता फिर फ्रंटल बोन में भी जा सकता है। ट्रांससिलोमिक वे, यानी कि अगर जो ओवरी का कार्सिनोमा है वो पेरिटोनियम में जाएगा, वहाँ से ऊपर जाके स्टमक में लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, ट्रांससिलोमिक। और एपिथेलियम के जो कार्सिनोमा होते हैं ये लिम्फेटिक्स के थ्रू, और जो कनेक्टिव टिश्यू के कार्सिनोमा होते हैं ये ब्लड वेसल्स के थ्रू। ये 4-5 रूट थे जिनके थ्रू कार्सिनोमा जो है वो फैलता है। इन्वेजन बता दिया, बाकी वही कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगर क्रॉस कर दिया जाए। अब इन्वेजन जो है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक से दूसरी जगह कैसे जाता है, इन्वेजन में कौन सी चीज़ें रिक्वायर? ये वाइवा क्वेश्चन है, 5 चीज़ें। ये देखिए डेफिनेटली इन्वेजन अब एक साइड से उसने दूसरी जगह पे जाना, फैलेगा, बढ़ेगा, ग्रो करेगा। इसका मतलब कि उसको सबसे पहले एडिकेट ब्लड फ्लो चाहिए। एडिकेट ब्लड फ्लो कैसे आएगा? एडिकेट ब्लड फ्लो ऐसे आएगा कि ट्यूमर सेल जो होते हैं ना, ये जब
अपने ओरिजिनल साइट से अलग हुए, तो इन्होंने कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ किए जिनकी वजह से इनके इर्द गिर्द जाती हुई जो है ब्लड वेसल्स इनकी तरफ स्प्राउट होना शुरू हो जाएगी, उसके ग्रो होना शुरू हो जाएगी, इनकी तरफ आएंगे और ये खुद उसको पेनिट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अपनी तरफ ब्लड फ्लो बढ़ा लेते हैं ताकि नरिशमेंट भी डेफिनेटली इनको ज़्यादा मिलेगी। नरिश कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन भी तो ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात क्या होती है इनका एडहेजन कम हो जाना, यानी कि अब नॉर्मली सेल एडहेजन होती है इनके दरमियान ई के एडहेजन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डाउन रेगुलेशन हो जाती है, ई के एडहेजन नहीं होती, सेल्स जुड़ना उन्होंने क्या बल्कि वो अमेबाइड मूवमेंट शो करे होते हैं। तीसरी बात अमेबाइड मूवमेंट और चौथी बात एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एडहेजन। एक जगह से अगर डिटैच हुए दूसरी जगह पे जाकर अगर उन्हें टिकना है तो वहाँ पे एडहेजन भी चाहिए। पांचवी बात ये एंजाइम भी रिलीज़ कर रहे होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो अभी तक ये 5 चीज़ें आ गई। अमेबाइड मूवमेंट अमेबा की तरह से वो सूडोपोडिया फेंकता था, उसमें साइटोप्लाज्म जाता था, फिर उसकी डायरेक्शन में खुद जो है वो मूव कर जाता था। तो अब होगा क्या कि एक जगह से निकलेगा सेल जाके पहले जो मेटा इन्वेड कर रहा है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब आएगा, इसके साथ अटैच होगा, मेटेलोप्रोटीनेजेस एंजाइम रिलीज़ करेगा। एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं? स्टोमियोलाइसिन, कोलेजनेज, जिलेटिनेज, एलास्टेजेस, ये वाइवा क्वेश्चन। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को इरोड करेंगे, यहाँ से ये अमेबाइड मूवमेंट करेगा, पेनिट्रेट करके ब्लड वेजल के अंदर चला जाएगा और अदर जगह पे जाके इन अटैक कर देगा। अब मेटास्टेसिस के 7 स्टेप्स हैं वो याद रखने। पहले एक मैथ बनेगा कार्सिनोमा। नंबर 1 डिटैचमेंट, कुछ सेल्स उससे डिटैच होंगे। नंबर 2 ये जाके बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होंगे, अटैचमेंट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच होगी तो वहाँ पे मेटेलोप्रोटीनेजेस एंजाइम करेंगे रिलीज और उसको डिग्रेड करेंगे। जब डिग्रेड करेंगे फिर अमेबाइड मूवमेंट से वहाँ से गुजर के किस में आ जाएंगे, सर्कुलेशन में। फिर क्या होगा, सर्कुलेशन में एम्बुलाई की फॉर्म में मूव करेंगे, डिस्टेंट टारगेट पे जाएंगे और वहाँ पे डिस्टेंट टारगेट पे जाके अटैच होंगे अगेन, और अटैच होने के बाद अगेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज़ करेंगे और वहाँ से रिलीज़ होके बाहर निकल जाएंगे और ग्रो कर जाएंगे। तो ये 7 स्टेप्स है मेटास्टेसिस के। तो ये ओवरऑल सारा लेक्चर है आज का। समरी इसमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि डेफिनेशन में अब नॉर्मल और एक्सेसिव का वर्ड यूज़ करना है, क्या केमिकल कार्सिनोजन में एस्बेस्टोस का नाम याद रखना है। उसके बाद कोरिस्टोमा वाइवा क्वेश्चन है, ये पूछ दिएगा। उसके अलावा कोरिस्टोमा के बाद जो है क्लासिफिकेशन है, ये ऐसी क्यों है, हिस्टोजेनेसिस की बेस पे, बायोलॉजिकल बिहेवियर की बेस पे। फिर 7 स्टेप ऑफ द मेटास्टेसिस। इन्वेजन की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्प्लेजिया में कौन सी चेंजेस आती हैं, ये वाइवा क्वेश्चन है। फिर उसके अलावा जो सेल का बिहेवियर कैसे चेंज होता है ये याद रखना है सर।